4 डाइवर्स के ग्रुप ने मेक्सिको के कलिम्बा सेनोट में एडवेंचर्स गुफा में 80 मिनट स्विमिंग करने की प्लानिंग बनाई। इसकी शुरुआत उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ की थी, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि इस डाइविंग के अंत तक केवल 2 लोग ही बच पाएंगे। यह इंसिडेंट कलिम्बा सेनोट में हुआ एक रियल इंसिडेंट है। केव डाइवर्स हमेशा जिंदगी और मौत के कांटेक्ट में रहते हैं। एक्सपीरियंस से डाइवर्स को हमेशा पता होता है कि उनके आसपास कितना बड़ा खतरा है। इसीलिए जब भी वे डाइविंग करने जाते हैं तो पूरे माइंडसेट के साथ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मौत खुद आपको बुलाती है। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2004 दिसंबर में। 9 डाइवर्स का ग्रुप वाटर डाइविंग करने कलिम्बा सेनोट में जाता है। मेक्सिको में अपनी छुट्टियों के दौरान ये उनकी दूसरी डाइविंग होती है। वे कई छोटी-छोटी कनेक्टिंग जंप लाइन को फॉलो करते हुए कलिम्बा सेनोट में एंट्री करते हैं। फिर वे बोश चैन सेनोट में आते हैं। जिस रास्ते से ये कपल आए थे वो केव बहुत डेंजरस थी। इन लोगों ने इस केव में 300 से अधिक बार डाइविंग की और उन्हें लगभग 30 सालों के लिए सर्टिफाइड भी किया गया था। उन्हें 2 दोस्तों के साथ जोड़ा गया था जो 20 साल से ज्यादा समय तक सर्टिफाइड केव डाइवर्स बने रहे थे। केंट हिर्च के पास 125 डाइविंग करने का रिकॉर्ड था और माइकल नास्ट के पास 75 डाइविंग का। वे कई सालों से डाइविंग करते आ रहे थे और ये दोनों सैक-एक्टून सिस्टम में 228 मील की एक लंबी सुरंग में डाइविंग करके एक्सपीरियंस लेने मैक्सिको आए थे। इन दोनों को एक साथ जॉइंट किया गया था क्योंकि उनके पास इक्वल गैस कंजप्शन रेट था। इसीलिए इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था। जब एक डाइवर्स गुफा में डाइविंग करता है तो उसके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। सिलेंडर का 1/3 पार्ट वे अंदर जाने के लिए यूज करते हैं और 1/3 पार्ट केव से बाहर निकलने के लिए और लास्ट 1/3 रिवर्स या फिर इमरजेंसी के लिए। ये ग्रुप एक वेल प्रिपेयर्ड ग्रुप था और दूसरी टीम ने केव में एंट्री करने से 2 दिन पहले ही कलिम्बा सेनोट में अपनी सेकंड डाइविंग पूरी कर ली थी। प्लानिंग के अनुसार प्रोफेशनल गाइड वाली टीम पहले जाएगी और जिन जिन रास्तों से ये टीम गुजरेगी वहां मार्कर से लाइन बनाती हुई चलेगी। टीम 1 में कुछ एक्सपर्ट ब्रीथर्स थे, इसीलिए वे सेकंड टीम 1 के कंपेयर में थोड़ा आगे रहने वाले थे। इससे पहले कि वे चारों ओर घूमने की प्लानिंग बनाते कि टीम 1 कलिम्बा सेनोट लाइन के साथ उसके अंत तक चली गई, जहां मैन पासो डे लागार्टो लाइन के साथ एक छोटी जंप लाइन थी। इस ट्रिप से ठीक पहले गाइड ने लाइंस पर डायरेक्शनल मार्कर लगाए ताकि दूसरी टीम को यह पता लग सके कि वे इसी रूट से गए हैं। इस सर्कल को कुकीज का नाम दिया गया था। यह एक पर्सनल नॉन डायरेक्शनल मार्कर था और ये ट्रायंगल शेप वाला एक डायरेक्शनल मार्कर था। इस ट्रिप में टीम 1 का काम टीम 2 को फॉलो करना था। टीम 1 जैसे ही बोश चैन लाइन पर पहुंचेगी तो टीम 2 एयर कंजप्शन के बेस पर टर्न अराउंड पॉइंट पर होगी। इसका मतलब यह था कि वे इस केव से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति होते और टीम 1 उनके पीछे होती। लेकिन जब टीम 1 आई तो ठीक यही हुआ। बोश चैन कलेक्शन में उन्होंने देखा कि कुकी को टीम 2 के द्वारा हटा दिया गया है, जैसा कि प्रोटोकॉल था, जिस पर उन्होंने प्लानिंग करते वक्त चर्चा की थी कि केव से बाहर निकलने वाली टीम 1 कुकीज को हटा देगी, जिससे टीम 2 को पता चल जाएगा कि वे इस केव को पहले ही पास कर चुके हैं। लेकिन इससे टीम 2 को जान का खतरा बन गया था। टीम 1 ने अपने द्वारा लगाए गई जंप लाइनों को हटा दिया था ताकि फ्यूचर डाइवर्स के लिए चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्योंकि गाइड ने उनकी टीम को बाहर निकाल दिया था। उन्होंने सभी जंप लाइन को ड्रॉ कर लिया था क्योंकि पानी में 99 मिनट के बाद सभी मार्कर हटा दिए गए थे। अब टीम 1 अपने 5 लोगों के ग्रुप के साथ बाहर निकलती है और चारों ओर देखती है, लेकिन उसे टीम 2 कहीं दिखाई नहीं देती। अब टीम 1 समझ चुकी थी कि वह उनको केव में आगे छोड़ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अब टीम 2 को ढूंढना शुरू कर दिया था और गाइड भी उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो चुका था। अब उन्होंने जीआर सेनोट तक छोटी सी डाइविंग की, लेकिन चारों डाइवर्स को टीम 2 का कोई भी डाइवर दिखाई नहीं दिया। वे कलिम्बा सेनोट में वापस इकट्ठा हो गए और सुरंग में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे सामने आए तब तक 30 मिनट बीत चुके थे। अब इससे उन्हें ये तो पता चल चुका था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी हुई होगी।
जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उन्हें पानी में बुलबुले दिखाई दिए, जिससे 2 डाइवर तेजी से उसी ओर आए और बाहर आकर प्लान तैयार किया। प्लानिंग के अनुसार 4 डाइवर्स मेन लाइंस के साथ आगे बढ़ रहे थे और बिल एक अंडर वाटर कैमरे से यहाँ की तस्वीरें ले रहे थे, जबकि सभी ने गुफाओं के शांत और सुंदर नेचर को एंजॉय किया। हालांकि वहां कई रिस्ट्रिक्शन थे, जिससे एक एक कदम बहुत धीमे और सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि इस पॉइंट पर उनकी एयर सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। इसीलिए वे कलिम्बा लाइन तक गए और 3 मिनट की स्विमिंग के लिए पासो डे लारो में कूद गए। वो स्विमिंग करते हुए बोश चैन लाइन में घुस चुके थे। अब माइकल अपना प्रेशर चेक करता है और ग्रुप को इंफॉर्मेशन देता है कि वे 3rd जोन में पहुंच चुके हैं और अब उनके मुड़ने का समय आ चुका है। वे बोश चैन को की खींचते हैं और पासो डे लारो की मेन लाइन की ओर छलांग लगाते हैं। जब वे मेन लाइन पर पहुंचते हैं तो वे लाइन मार्कर के बावजूद बेवजह लेफ्ट साइड मुड़ जाते थे। सभी 4 डाइवर्स बिना कुछ समझे लेफ्ट साइड जा रहे होते हैं। ये उनकी 65वीं स्विमिंग थी और अब उन्हें कलिम्बा सेनॉट में 3 मिनट में वापस आना था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि अब तक वो 1400 फीट तक चल चुके थे, इससे पहले कि अब उन्हें अपनी बड़ी मिस्टेक का एहसास होता कि वे पासो मैन लाइन में 3000 फीट की दूरी तक पहुंच गए थे। उन्हें पता था कि ग्रैंड सेनॉट मेन लाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबी जंप लगानी पड़ेगी और ऐसी जंप उन्होंने कई दिन पहले लगाई थी। अब उन्हें 90 फीट की जंप लगानी थी ताकि वे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। केंट ने अपनी सेफ्टी लाइन को पासो मैन लाइन से जोड़ दिया था और अब वे ग्रैंड सेनॉट मैन लाइन को ढूंढ रहे थे। यह एक 70 फीट लंबा गैप था। उन्हें पता था कि यह गैप फील करना कोई आसान काम नहीं है। इस गैप को ट्रेवल करने के लिए उन्हें अपने डिवाइस को काफी प्रेशर से खींचना पड़ रहा था। उन्होंने अब जल्दी से डिसीजन लिया क्योंकि उनके पास टाइम कम था। अब वह पासो मेन लाइन पर लौट रहे थे और डाइवर्स की दूर की रोशनी को बहुत मुश्किल से देख पा रहे थे। उन्होंने केंट को वहीं छोड़ दिया था। अब केंट उनके पीछे तब तक तैरता है जब तक कि वह इस ग्रुप तक नहीं पहुंच जाता। केंट ग्रैंडमैन लाइन को ढूंढ रहा था। अब माइकल पीछे मुड़ने का डिसीजन लेता है और देखता है कि हवा नीचे की ओर बह रही थी। अब वे समझ जाता है कि उसे वापस जाना चाहिए। वह अब वापस जाने लगते हैं, लेकिन नीचे हवा की कोई जगह नहीं होती। ये केव एक पजल टाइप की थी और फिर डाइवर्स ने माइकल को तो यहां से निकलते हुए देखा था, लेकिन कई मिनटों तक उन्होंने केंट को नहीं देखा। अब दूसरे डाइवर्स समझ चुके थे कि उन्हें माइकल के पीछे पीछे रहना चाहिए। अब जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वे वापस जा रहे थे। 25 मिनट की स्ट्रेसफुल स्विमिंग के बाद वे इस लाइन से बाहर निकल गए थे और अब वे मेन कलिम्बा लाइन पर वापस आ रहे थे और खुली हवा की ओर जा रहे थे। अब 30 मिनट बाद बिल को रियलाइज हो रहा था कि उसके एयर टैंक में अब सिर्फ 200 psi बची है और वह हर ब्रीथिंग में एयर की घटती मात्रा को फील कर सकता है। ऑक्सीजन की कमी को फुल फील करने के लिए वह जीन के पास जाता है और उसके टैंक से जुड़े इमरजेंसी एक्स्ट्रा माउथ पीस का यूज करके एयर शेयर करना शुरू कर देता है। अब वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और अभी भी वह इस मेन लाइन से 15 मिनट दूर थे। माइकल उनसे आगे था, लेकिन जब वह उसके पास से गुजरे तो वे धीरे धीरे लगभग रूक गए, क्योंकि अब माइकल ऑक्सीजन के बिना बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन माइकल को यह भी पता था कि उनके पास भी लिमिटेड एयर ही है। अब माइकल का टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका था और अब उसका गला भी सूखने लगा था, लेकिन केंट से यह देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसने फिर से माइकल को अपने टैंक से इमरजेंसी एयर माउथपीस दे दिया। माइकल इस पूरे ग्रुप में सबसे कम एक्सपीरियंस वाला इंसान था, इसीलिए इस सुरंग ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब वो जल्दी जल्दी इस केव से बाहर निकलना चाहता था। केंट माइकल का लॉयल फ्रेंड था और अब केंट माइकल को लेकर कलिम्बा लाइन से नीचे जा रहा था। इधर बिल का टैंक खाली हो चुका था और जीन के टैंक में 500 psi एयर बची थी। लेकिन कैसे भी करके ये लोग इस बुरे समय में मैनेज कर रहे थे। इन लोगों ने देखा कि केंट और माइकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग इन्हें ढूंढने के लिए पीछे जाने लगे।
और इन्होंने देखा कि केंट और माइकल की डेड बॉडी हवा में तैर रही है। वो इस सुरंग से बाहर निकलने के 5 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन इतने ही दूरी पर उनका टैंक खत्म हो गया था। अगर वे ग्रैंड सेनॉट लाइन में जाए बिना ही पीछे मुड़ जाते तो आज वो जिंदा होते।